जय हिंद। विद्यापीठ कैंपस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज जो हम भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आगामी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होगी उसमें पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल होगी। वो परीक्षाएं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, बिहार पुलिस की हो, दारोगा की हो या 69वीं बीपीएससी पीटी की हो या एसएससी की परीक्षा हो। आइए हम चर्चा करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न कहता है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 65 में, आर्टिकल 65 में ये वर्णित है कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग के द्वारा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाला जाएगा। लेकिन किन्हीं कारणवश अगर उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो जाए तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेंगे। ये राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के अनुसार होगा। हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति उस पद पर काम करेंगे। अगर संयोगवश उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे राष्ट्रपति के रूप में काम। लेकिन क्या ये घटना भारत के इतिहास में कभी हुई है या नहीं? तो आइए समझते हैं इन बातों को। जब आप राष्ट्रपति के नामों की जिक्र करेंगे तो एक नाम मिलेगा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति थे भारत के और आकस्मिक उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय बीबी गिरी जो कि उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति से उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था तो उपराष्ट्रपति के पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद दोनों रिक्त हो चुका था। उस समय जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तो उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार लिया था। ये डेट था 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 की। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के बीच में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति का कार्य किया और वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा और मंत्रिमंडल के द्वारा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ये दो चीज़ों की यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, बल्कि राष्ट्रपति स्वतंत्र होते हैं, भारत के पहले नागरिक के रूप में जाने जाते हैं और इन्हें अधिकार होता है कि ये सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अपना कार्य संपन्न कराएं। तो इसका उत्तर ए सही होगा। भारत के संविधान में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में बताया गया है। लेकिन 53A में ये भी बताया गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वो अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया है वो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया है। ध्यान देने की बात है कि 86वें संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इसमें हुआ यूँ था कि भाग 3 में एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 21 क, और 21 क में ये बताया गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों का मुफ्त शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य होगा। इसी क्रम में 2009 में एक अधिनियम पारित हुआ था संसद में, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो ये बहुमत साधारण बहुमत चाहिए और जो नए राज्य बनाने का अधिकार है
वो संसद के पास है, या किसी भी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है और इनका जो क्रम है वो सार्वभौम सबसे पहले चर्चा में आया, उसके बाद समाजवादी, समाजवादी के बाद धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष के बाद प्रजातांत्रिक और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया था भारत को। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दो चीज़ें हैं। तो धर्मनिरपेक्ष कहीं पर भी चर्चा नहीं है, चर्चा है पंथ निरपेक्ष का। तो आप लेकर चलेंगे पंथ निरपेक्ष। तो इनका जो सही क्रम है वो है CADB। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में शामिल है, तो ये है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद ही है। कहीं कहीं किसी के द्वारा बताया जाता है कि 395 से ज़्यादा अनुच्छेद है, लेकिन वो अनुच्छेद नहीं है। वो एक्चुअली है क्या कि अनुच्छेद में क, ख, ग, घ जोड़ा गया है, उपबंध है, तो उपबंध को अनुच्छेद नहीं मानेंगे। मूल रूप से 395 अनुच्छेद ही है, 22 भाग है और 12 सूचियां हैं। जबकि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो मूल अनुच्छेद 1950 में लागू हुआ था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जबकि अब ये बढ़कर 12 अनुसूचियां हो गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 51 क के तहत भाग 4 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये जो मौलिक अधिकार है वो है अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुसार। एक डेट याद रखेंगे कि 23 जनवरी 2004 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले में घोषित किया गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अर्थ के भीतर गरिमा और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्र रूप से फहराने का मौलिक अधिकार है। 23 जनवरी 2004 के बाद से उच्चतम न्यायालय के फैसला के अनुसार निजी भवनों के ऊपर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाने लगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। आपको याद होगा कि जब आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़े होंगे तो 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कांग्रेस की कोर कमेटी ने 2 जनवरी 1930 को यह फैसला लिया था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1930 से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति तक हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। डिसीजन लाहौर अधिवेशन में लिया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। पहली बार 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने ही तिरंगा फहराया था। तो इस प्रश्न का उत्तर, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। विद्यापीठ कैंपस के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।